अच्छा, हम किंगडम मोनरा या किंगडम प्रोकैरियोटा के चैप्टर को कंटिन्यू करें। इसमें लास्ट वीडियो में मैं ये वाला चार्ट जो है वो रह गया था। तो इसमें इस चार्ट में एक्चुअली बस आपको बैक्टीरियाज के नाम याद करने पड़ेंगे और कुछ नहीं है। कर्ड जो फटा हुआ दूध है, कर्ड मिल्क जो है, उसके अंदर उन्होंने बताया कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस है, एसिडोफिलस है, लैक्टोकोकस लैक्टिस है, ये कुछ बैक्टीरियाज हैं। और योगर्ट दही में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं। एक्चुअली दही हम खाते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर इसमें जो बैक्टीरिया जो है मौजूद होते हैं वो कौन से होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बैक्टीरिया है, उसके बाद लैक्टोबैसिलस बेल्जेरिकस ये बैक्टीरिया है, उसके बाद एनारोबिक का मतलब ये वो वाले बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकते हैं, वो कुछ ओरल कैविटी में मुंह में मौजूद होते हैं, जिसमें यू बैक्टीरियम आ जाता है, लैक्टोबैसिलस आ जाता है, सेलोमोनास आ जाता है और ट्रेपोनोमा आ जाता है। तो ये कुछ बैक्टीरियाज के नाम हैं जो आपसे एमसीक्यू में या मे बी शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो पूछ सकते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है बैक्टीरिया इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें बस छोटी छोटी बातें हैं, सच कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाएँ, मगर कुछ बस इन्फॉर्मेशन है, कुछ हिस्ट्री की बातें हैं, तो हम एक नज़र देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले बताया कि अर्थ जो है वो कब बनी, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ये एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं आपसे, अर्थ जो है वो बनी। और ये एवोल्यूशन जो है, ये जो द एवोल्यूशन ऑफ दिस प्लेनेट मतलब अर्थ की एवोल्यूशन और इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसी में क्या है, इट गिव राइज टू लाइफ। मतलब ज़ाहिर अर्थ बनी तो उसके बाद जो है वो ज़िंदगी आई, और ज़िंदगी सबसे पहले सिंपलेस्ट थी। ठीक है, विच शेप अर्थ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। ठीक है, ये मैंने बस ये बताया है कि ये जब अर्थ बनी तो उसके बाद इसमें लाइफ आई, और लाइफ सबसे पहले क्या होगी, सिंपलेस्ट लाइफ होगी, ह्यूमन सबसे पहले नहीं आएंगे। व्हेन अर्थ वाज इवॉल्व द ऑल ओवर एनवायरमेंटल कंडीशन वाज नॉट सो गुड। ठीक है, जब अर्थ बनी तो जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। क्यों अच्छी नहीं थी? क्योंकि जो टेम्परेचर था इनिशियली बहुत ज़्यादा था अर्थ का, और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो हमारे पहाड़ थे, पहाड़ जब फटते हैं तो वो वाली एक्टिविटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, और उसकी वजह से इन पहाड़ों के फटने की वजह से गैसेज बहुत ज़्यादा रिलीज होती थी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन जो थी, विट क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर एंड द ऑक्सीजन ऑलमोस्ट अनअवेलेबल। जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन थी वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर थी। दायरा ऑक्सीजन नहीं है, जैसे अगर अब ऑक्सीजन ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते, तो इसलिए जो है वो बहुत अनफेवरेबल कंडीशन थी इनिशियली सबसे स्टार्ट में। उसके बाद आगे इन्होंने ये एक और वैल्यू बताई हुई है कि अनडिस्प्यूटेड का मतलब है कि इसमें कोई जो है वो झगड़ा नहीं है, सब इस चीज़ को मानते हैं कि जो पहली ज़िंदगी है, पहली लाइफ की जो ज़िंदगी हमने अर्थ पे देखी वो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, इससे पहले ये इस इतने टाइम पहले पहली ज़िंदगी हमें अर्थ पे मिली। ठीक है, एवोल्यूशन जैसे बढ़ती गई, फॉसिल रिकॉर्ड का मतलब ये जैसे अगर इंसान मर जाते हैं कुछ टाइम बाद उनकी बॉडी जो नहीं मिलती तो वो फॉसिल बन जाते हैं। ये वाले जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं, हम अगर जो रिमेन्स ऑफ, हम इनको कहते हैं रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं उनके थोड़े बहुत हिस्से रह जाते हैं, उनको फॉसिल कहते हैं। जो वो वाले रिकॉर्ड हमने देखे उसने इंडिकेट किया कि बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन मतलब बैक्टीरिया मौजूद थे, डेवलप एंड एक्वायर्ड डिफरेंट एरियाज ऑफ अर्थ। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो मौजूद थे और बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ पे उन्होंने कब्जा किया हुआ था, वहाँ मौजूद थे बहुत अलग अलग एरियाज़ पे, वो फॉसिल से हमें पता चला। लेटर ऑन सम स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन फूड। ठीक है, कुछ टाइम बाद उन्हीं बैक्टीरिया ने अपना खाना खुद बनाना शुरू कर दिया। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड से और सन से जो लाइट एनर्जी मिलती है उससे अपना खाना खुद बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल वैसे ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। सबसे मैंने आपको पहले ये बताया कि सबसे पहले क्या होगी, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ होगी। उन्होंने पहले ये बताया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ था, ऐसा ऐसा क्या हुआ, बैक्टीरिया सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, एक्चुअली बैक्टीरिया ही है। क्यों? क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल है, हम पिछली वीडियोस में देख भी चुके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर सेल भी मौजूद नहीं होता, तो बहुत सिंपलेस्ट लाइफ है। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं बैक्टीरिया ने ऐसा ऐसा अपना फूड भी खुद बनाना शुरू कर दिया, तो बस ये बात मेंशन है। उसके बाद क्या हुआ, सून आफ्टरवर्ड न्यू ऑक्सीजन ब्रीथिंग जो है एनिमल्स, वो क्या हुए, लाइफ पे आ गए। मतलब जो जैसे ह्यूमन है वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन पे जिंदा रहते हैं, तो ये वो ऑर्गेनिज्म ऐसे आने लग गया, मतलब लाइफ क्या है, एडवांस होने लग गई। उसके बाद यहाँ पर अब एक थ्योरी का डिस्कशन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, दो हमारे जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऑर्गेनल्स जो हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये क्या है, एक्चुअली ये प्रिमिटिव बैक्टीरियल सेल थे पहले। ठीक है, मतलब बैक्टीरियल सेल थे और ऐसा ऐसा क्या हुआ, ऑर्गेनल्स बन गए। ये थ्योरी कौन सी है, थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस और एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी हम इसको कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, सम ऑफ द ऑर्गेनल्स इन टुडेज यूकैरियोटिक लाइफ। यूकैरियोटिक लाइफ वो है जैसे हम हैं, फंजाई की लाइफ, फंजाई है, प्लांट्स हैं, सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल जो हैं इनके अंदर कुछ जो ऑर्गेनल्स हैं, ये सम ऑर्गेनल्स का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, ये एक्चुअली प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स या बैक्टीरिया कह लें, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल ही है। तो प्रोकैरियोट्स हैं एक्चुअली, बहुत पहले प्रोकैरियोट होते थे, ऐसा
ऐसा चेंज होते होते ये ऑर्गेनल्स बन गया। क्यों? इसमें कुछ रीजंस हैं। वो क्या रीजंस हैं? क्यों हम इसको क्यों कहने बैक्टीरियल सेल थे? या मेंशन है स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी से बैक्टीरियल सेल, इसके अंदर कुछ सिमिलैरिटी है बैक्टीरियल सेल्स से, इस वजह से हम कहते हैं कि बैक्टीरियल सेल थे। अब वो सिमिलैरिटीज देख लेते हैं क्या है। इनके पास अपना डीएनए मौजूद है दोनों के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वो पूछते हैं कि कौन सा ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना डीएनए है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एक सिमिलैरिटी होगी ये, इसकी वजह से हम कहते हैं कि बैक्टीरियल सेल थे पहले। दूसरा कि यही वाले डीएनए से ये अपने प्रोटीन और एंजाइम बनाते हैं, ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, दो रीजन हो गए। उसके बाद इनके अराउंड दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। अगर मिसाल के तौर पर क्लोरोप्लास्ट है या माइटोकॉन्ड्रिया कोई भी है, तो इनके अराउंड दो मेम्ब्रेन्स होंगे। डबल मेम्ब्रेन की वजह से हम इसको कह रहे होते हैं कि ये क्या है, ये पहले बैक्टीरिया थे। और थर्ड क्या है, दोनों ऑर्गेनल रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने इस कॉपी बनाते हैं, जैसे बैक्टीरिया कॉपी बनाते हैं, वही वाला स्टाइल यूज़ करते हैं। तो चार सिमिलैरिटीज़ हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हम इनको क्यों कहते हैं एक्चुअली ये प्रोकैरियोटिक सेल थे, तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने होंगे। उसके बाद इस पैराग्राफ में मेनली जो मेन काम की बात है वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक्चुअली मदर से आया है, चाइल्ड में, फादर से नहीं आया, मदर से माइटोकॉन्ड्रिया आया। ये मेन बात है जो कि इस पैराग्राफ में आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं लिखी हुई। उसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरियल हैबिटेट को। अच्छा, अब हम बैक्टीरियल हैबिटेट को देखते हैं कि बैक्टीरिया एक्चुअली, हैबिटेट का मतलब है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये मेंशन है कि ऑलमोस्ट ऑल द हैबिटेट ऑन अर्थ, मतलब दुनिया में हर जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। फिर आगे मेंशन किया है सॉइल, वाटर, हर जगह इन्होंने जगह के नाम मेंशन किए हैं। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कुछ और, दो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं। दे रेंज एक्सटेंडेड अप टू 30 माइल्स अप इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, 30 माइल जो है एटमॉस्फेयर में ऊपर, और 1000 मीटर डीप इन दी वाटर, मतलब एटमॉस्फेयर से भी बहुत ऊपर तक और पानी के भी बहुत नीचे तक, और जितना एरिया इसके अंदर आ रहा है सारा हर जगह पाया जाता है। उसके बाद अ ग्राम ऑफ, ये कुछ वैल्यू इन्होंने बताई है। ये वाली वैल्यू शायद एमसीक्यू में कभी पूछ लें। अ ग्राम ऑफ सॉइल, ठीक है, अगर हम मिट्टी का 1 ग्राम लें, उसके अंदर 40 मिलियन बैक्टीरियल सेल होते हैं। 1 मिलियन होता है 10 लाख, और 40 मिलियन बैक्टीरियल सेल इसमें मौजूद होंगे। उसके बाद मिलीमीटर ऑफ फ्रेश वाटर, अगर एक फ्रेश वाटर का हम मिलीमीटर लें पानी का, इसके अंदर 1 मिलियन मतलब 10 लाख बैक्टीरियल सेल मौजूद होते हैं। उसके बाद अर्थ के अंदर इन्होंने बताया, दुनिया के अंदर 5 नोनिलियन बैक्टीरिया। नोनिलियन का मतलब कि क्या है कि 5 के बाद आप 30 जीरो लगा दें तो इतने बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो इतनी बड़ी इनकी जो है वो क्वांटिटी है। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि डीप इन दी ओशन एनवायरनमेंट इज़ टोटल डार्क एंड बोथ द टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरी हाई। बस ये मेंशन करना चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन को भी बेयर कर लेता है, चाहे एक्सट्रीम कंडीशन हो, जैसी भी कंडीशन हो, वो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। तो उन्होंने बताया टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा है पानी के, बहुत मतलब डीप इन द ओशियन हम देखें तो ना वहाँ लाइट है और टेम्परेचर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। इवन वहाँ भी बैक्टीरिया जो है वो ज़िंदा रहते हैं। और कैसे रहते हैं ये थोड़ा मेंशन है यहाँ पर, बाय ऑक्सीडाइजिंग सल्फर, सल्फर को ऑक्सीडाइज करते हैं, और दैट कम्स फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, जो ज़मीन से अंदर, ज़मीन से जो हमें सल्फर मिलता है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और उसके ऊपर जो है वो अपनी एनर्जी वगैरह सारी गेन करते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या है एक्चुअली, देखें, या तो किसी चीज़ में ऑक्सीजन को ऐड कर देना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, या देखें अगर ये कोई चीज़ है उसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ऑक्सीडेशन होगा। अगर उस चीज़ में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ये भी ऑक्सीडेशन होगा। अगर उसी चीज़ में से हमने अगर हाइड्रोजन निकाल लिए तो ये भी ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन को हम तीनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तीनों में से एक भी काम हो जाए तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस सल्फ़र को ऑक्सीडाइज करता है और उससे एनर्जी वगैरह उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया बैक्टीरियल हैबिटेट के बारे में थोड़ी सी बातें। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा एमसीक्यू में ही पूछी जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं अब एरोबिक और एनएरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एरोबिक का मतलब ये है कि वो वाले बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में रहेंगे, जिनको ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। और एनएरोबिक वो जो कि ऑक्सीजन के बगैर भी क्या है, ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रहते हैं, ऑक्सीजन के बगैर अपनी लाइफ को गुजारते हैं। उसके बाद क्या मेंशन है, देखें, अब डिफरेंसेस इन्होंने बताए हैं। यही डिफरेंसेस के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है पेपर में भी। लिव इन प्लेसेस वे ऑक्सीजन इज अवेलेबल, जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल होगी वहाँ एरोबिक बैक्टीरिया रहेंगे। और लिव इन प्लेसेस वे ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, जो है वो ये बहुत आसान सी बात है, आप समझ गए होंगे। जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे। उसके बाद ये जब रिस्पायरेशन करते हैं, मतलब फूड को तोड़ के एनर्जी लेते हैं, तो रिस्पायरेशन करते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करते हैं। और ये जब रिस्पायरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड, ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं अपने रिस्पायरेशन में। फूड को तोड़ते वक्त ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ये कहाँ रहते हैं, ये सॉइल, वाटर और ओपन स्पेसिस में, ओपन जगह में रहते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, वेयर ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड, जैसे कि जो मतलब जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी, जैसे इंडस्ट्रीन हो गया, और मार्शेस जो गीले जगह है वहाँ रहते हैं। तो ये कुछ इनके एरियाज हो गए। और जो चौथा पॉइंट है वो है
ज़ाहिर है एरोबिक है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और इनके एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस और माइकोबैक्टीरियम। और ऑक्सीजन जहाँ अवेलेबल ना हो वो एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, यही मेंशन है प्रोड्यूस लेस एनर्जी। और उसकी एग्जाम्पल है क्लोस्ट्राइडियम और ई कोलाई। ठीक है, ये अगर आपके पेपर में भी आए 4 पॉइंट आप मेंशन कर दें एग्जाम्पल के साथ, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया देखें। अब ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया को ये एक्चुअली अब ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ये इन्होंने ये कह रहे हैं यहाँ पर फाइलम ऑफ बैक्टीरिया एक ही बात है। ठीक है, बैक्टीरिया को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है इन्होंने ग्रुप्स में। किस बेस पे डिवाइड किया है कि आरएनए राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंस जहाँ डिफरेंट होगी उस बेस पे इन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो ये साइंटिस्ट का नाम मेंशन है, ठीक है, जिन्होंने किया है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने डिफरेंसेस पढ़े इन आरएनए राइबोसोमल आरएनए। आरएनए की 3 टाइप होती हैं, आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है, और मैसेंजर आरएनए। 3 टाइप्स होती हैं राइबोसोम्स की। ये हम पढ़ते हैं हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर में डिटेल में। ठीक है, ये जो आरएनए है जो राइबोसोम्स के ऊपर मौजूद होता है, इसकी सीक्वेंस को पढ़ा इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एस्टेब्लिश्ड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशन का मतलब ये है कि वो कैसे उनके वजूद आया, मतलब कोई इंसेस्टर से, जैसे ये है उसके कोई ऑर्गेनिज्म, उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म आया, ये ऑर्गेनिज्म आया, तो ये एवोल्यूशन इस ऑर्गेनिज्म का कैसे हुआ, ये इससे हुआ फिर इससे हुआ। ठीक है, तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये होता है कि हम देखते हैं पीछे कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है। तो उन्होंने देखा आरएनए पढ़ के उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़े, और इसके पढ़ने के बाद बैक्टीरिया के कुछ ग्रुप बनाए जो कि हम देखते हैं चार्ट की फॉर्म में मेंशन है। ठीक है, ये 1 2 3 4 और 5 ग्रुप हैं। ठीक है, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब देखते हैं 1 बाय 1। फोटोबैक्टीरिया, प्रोटोबैक्टीरिया सबसे पहला। प्रोटोबैक्टीरिया के करैक्टर क्या है, फ्री लिविंग है, मतलब ये आज़ाद रह सकते हैं। एंड सिम्बियॉन्ट्स, या तो आज़ाद रहेंगे, या सिम्बियॉन्ट्स का मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म के साथ रहेंगे, उसको फ़ायदा देंगे और उससे फ़ायदा भी लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम पहली वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी लार्ज इंडस्ट्री में बैक्टीरिया मौजूद होता है जो हमें विटामिन के बना के देता है। और विटामिन के हमारी ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, और वो हमारी बॉडी से फूड लेता है। तो इस सिम्बियॉन्ट रिलेशनशिप पर फ़ायदा ले भी रहा है, दे भी रहा है, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। पर कुछ जो हैं वो पैथोजेनिक है, मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बस। ठीक है, तो 3 तरीके हो गए, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बियॉन्ट भी हो सकते हैं, पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एग्जाम्पल है, ये स्टमक अल्सर कराता है, स्टमक को नुकसान पहुंचाता है, उससे सैल्मोनेला फूड पॉइजनिंग कराता है। ठीक है, ये 2 हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद क्लैमिडियास, इसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पॉजिटिव बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। ठीक है, ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट मतलब क्या कि ये सेल के अंदर रहते हैं। हमने वायरसेस में पढ़ा था कि ऑब्लिगेट मतलब इनके लिए ज़रूरी है सेल के अंदर रहना, और अंदर रह के नुकसान पहुंचाते हैं। इन 3 वर्ड्स का मतलब ये है। उसके बाद इनकी सेल वॉल है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल मौजूद होती है, जैसे प्लांट्स के बाद होती है। तो मगर सेल वॉल के अंदर इसके पेप्टाइडोग्लाइकिन मॉलिक्यूल होता है। पेप्टाइडोग्लाइकिन एक्चुअली क्या है, ग्लाइकिन का मतलब जहाँ भी वर्ड है वो मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की ऐसे चेन्स मौजूद होंगी, और पेप्टाइड भी आ गया तो बीच में अमाइनो एसिड से मौजूद होंगे, और ये कार्बोहाइड्रेट की चेन अमाइनो एसिड से ऐसे लिंक होंगी कि बीच में अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड ने इन दोनों चेन्स को जोड़ा हुआ है। तो पेप्टाइडोग्लाइकिन का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकिन एक्चुअली होता है, मगर कम क्वांटिटी में होता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, क्लाइमेडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कराता है। ऐसी डिजीज़ जो कि सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से हों वो वाली डिजीज़ ये कराता है। उसके बाद स्पायरोकीट्स है। ठीक है, स्पायरोकीट्स अगला ग्रुप है, और ये क्या है, स्पायरल शेप पहले बताया इन्होंने। फ्री लिविंग है, मतलब आज़ाद रह सकता है। एनाएरोब्स, एनाएरोब्स हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि वो वाले बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं। और पैथोजेनिक मतलब कि जो नुकसान पहुंचाएंगे, और फ्लैजिला इनके बाद प्रेजेंट होता है। हम इसको बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें हम फ्लैजिला भी पढ़ेंगे कि फ्लैजिला स्ट्रक्चर में हर चीज़ पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आप ये ध्यान में रखेंगे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है, ट्रेपोनीमा प्लाइडम। ठीक है, एक एग्जांपल है। अगर साइफिलिस एक हमारे पास डिजीज़ है, ये ट्रेपोनीमा प्लाइडम जो है वो साइफिलिस डिजीज़ हमारे पास करा रहा होता है। अच्छा, जो साइफिलिस डिजीज़ है ये एक्चुअली ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। मतलब क्या कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होगी, और इसमें डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे फीवर होगा, फटीग होगा, मतलब बॉडी थकन मौजूद फील होगी। उसके बाद और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि हमारे बॉडी को सही फील नहीं कराएंगे। तो वो सारे सिम्टम्स इसमें हमारे पास साइफिलिस में आ रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला है हमारे पास वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं इसको। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है। इसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। तो जहाँ भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो इसका मतलब क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस करा सकता है, और ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मतलब पानी में रहता है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, प्रो क्लोरोकोकस इसकी एग्जाम्पल है, और ये बहुत आपके MCQ में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि क्या मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है अर्थ पे। तो वो ये वाला ऑर्गेनिज्म है। ये आपके MCAT के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद जो अगला है यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये हम डिटेल पढ़ेंगे।
अच्छा, ये क्या होता है पैथोजेनिक, मतलब क्या नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाए उसकी बॉडी को ख़त्म करने में जो काम करते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। इनकी सेल वॉल जो है वो थिक होती है, और थिक क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर ये वाला पेप्टाइडोग्लाइकन हमने ऊपर पढ़ा ये ज़्यादा होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में कम होता है और ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होता है। और इसके पास कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब क्या कि सेल वॉल के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। उसका इसकी एग्जांपल क्या है, क्लोस्ट्राइडम बोचुलिनम। ये क्या करता है, ये बोचुलिज्म एक डिजीज़ है, ठीक है। ये बोचुलिज्म एक डिजीज़ जो है वो कराता है। और बोचुलिज्म में एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो नर्व्स हैं, ठीक है, नर्व्स क्या कि हमारे जो ऐसे जो सिग्नल्स हैं जो ब्रेन से पूरी बॉडी में लेके जाते हैं, पूरी बॉडी से ब्रेन में जो सिग्नल होते हैं, मतलब क्या कि बॉडी को ब्रेन से जो कनेक्ट करते हैं चीज़ें, उनको हम नर्व्स कहते हैं। तो नर्व्स को डैमेज करता है, और नर्व डैमेज होने की वजह से हमें सांस लेने में भी मसला हो सकता है, और हमें मसल पैरालिसिस, मतलब क्या मसल, अगर मिसाल के तौर पर हमारे हाथ में पैरालिसिस होता है हाथ के मसल में, तो हाथ बिल्कुल काम नहीं करेंगे, तो ये बोचुलिज्म की वजह से होता है। उसके बाद जो है वो अगला है हमारे पास, दूसरा क्या है, बैसिलस एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो है हमारे पास, एंथ्रेक्स एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ। एंथ्रेक्स भी एक डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो क्या करता है, ये भी बहुत बुरे इफेक्ट्स इसके आते हैं, मगर ज़्यादातर किस में इफेक्ट करता है, ये कैटल, शीप, ठीक है, जो दूसरे जानवर हैं उनको इन्फेक्ट करता है, मगर ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और ह्यूमन को इन्फेक्ट करने से ये क्या करता है एक्चुअली, हमारे जो अलग अलग बॉडी के सिस्टम्स हैं, जैसे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है, और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसे जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, हमारा कार्डिक सिस्टम है, तो सारे सिस्टम्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। तो ये कुछ डिजीज़ हैं, ऑल दो इनकी डिटेल यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया ताकि नाम मेंशन है, आपको थोड़ा सा आइडिया एक्चुअली हैं क्या, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फाइलम बैक्टीरिया के। अब साइनोबैक्टीरिया आगे है, साइनोबैक्टीरिया को हमने पढ़ना। अच्छा, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया को। मैं साइनोबैक्टीरिया आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ यहाँ पर, फिर हम बुक में देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा समझाता हूँ, ऑल दो इतना ज़्यादा बुक में मेंशन नहीं है, बट बुक में कुछ ऐसी टर्म्स हैं मेंशन है जो स्ट्रक्चर वगैरह आपको समझ नहीं आएंगे। देखिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। देखिए, ये अगर हमारे पास कुछ सेल्स हैं ऐसे, और कुछ सेल जो हैं वो ऐसे हमारे पास स्फेरिकल सेल्स हैं ये वाले, और कुछ सेल जो हैं बैरल शेप या आप सिलेंड्रिकल सेल इसको कह सकते हैं। दो तरह के सेल्स हैं, ठीक है, ये कुछ सेल मौजूद होंगे। फिर बीच में कुछ ऐसे बड़े सेल आएंगे, थिक वॉल्ड सेल, ठीक है, और इसके बाद यही वाला स्ट्रक्चर ऐसे दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। नीचे कुछ स्फेरिकल सेल आ जाएंगे, फिर कुछ सिलेंड्रिकल सेल्स आ जाएंगे, और फिर दोबारा एक थिक वॉल्ड सेल आ जाएगा। तो ये थिक वॉल्ड सेल है, इसको हम कह रहे होते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रो हेट्रोसिस्ट, ठीक है, ये हेट्रोसिस्ट कहते हैं। अब हेट्रोसिस्ट का फंक्शन क्या है एक्चुअली, ये हमारे जो इन्वायरमेंट में आपको पता होगा अराउंड 78% जो है नाइट्रोजन मौजूद होती है हवा में, ठीक है, नाइट्रोजन। मगर ये वाली नाइट्रोजन प्लांट के किसी काम की नहीं होती, प्लांट इसको यूज़ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि प्लांट को इस फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं चाहिए, प्लांट को एक्चुअली चाहिए नाइट्रेट्स चाहिए, जो कि इस फॉर्म में होते हैं NO3- की फॉर्म में, ठीक है, उनको ये चाहिए होते हैं। अब इससे ये नाइट्रोजन से ये नाइट्रेट बनाना, ताकि प्लांट को नाइट्रोजन जो चाहिए वो मिल जाए इस नाइट्रेट से, प्लांट को ये वाली नाइट्रोजन चाहिए नाइट्रेट की फॉर्म में तो मिल जाए, ये वाला काम करता है हेट्रोसिस्ट। और इस प्रोसेस को कहते हैं, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाने को, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को। तो हेट्रोसिस्ट जो है ये फंक्शन परफॉर्म करे होते हैं। और जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये समंदर में रहते हैं, एक्वेटिक वाटर में रहते हैं, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या है, यही मेंशन है साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट मौजूद हैं जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो जाता है। सबसे पहले यही है कि क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो कि दैट एक्वायर्ड इन इट्स वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, ठीक है, बहुत सारी जगह पे रहते हैं। वही है जो नॉर्मल हम बैक्टीरिया में भी पढ़ा कि बहुत सारी जगह पर अराउंड, क्योंकि हर जगह पर मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर तरह की कंडीशन से अडेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये सर्वाइव कर जाते हैं एक्सट्रीम हाई और लो टेम्परेचर पे, वही बात है जो नॉर्मल बैक्टीरिया में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये कहाँ, ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, मतलब पानी के एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। और ये 2.5 बिलियन ईयर्स एगो जो है वो स्टैब्लिश हुए, 2.5 बिलियन ईयर्स एगो वजूद में आए। उसके बाद जब ये वजूद में आए तो हमारी ये कह रहे हैं कि अर्थ जो है, ज़मीन जो है सफ़र कर रही थी, मतलब ज़मीन जो है, ज़मीन को हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी उस टाइम मौजूद थी। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना शुरू किया। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली क्या होता है, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, उसमें ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में, और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब फोटोसिंथेसिस हो रहा हुआ तो ज़ाहिर है एटमॉस्फेयर से जाएगा तो एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगी,
कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई तो टेम्परेचर भी कम हो गया और ऑक्सीजन बढ़ गई। ऑक्सीजन का रोल है टेम्परेचर नॉर्मल करने में, तो ऐसे करके टेम्परेचर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया और ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन हो गया जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं। तो ये मेंशन है इन्होंने, कंट्रीब्यूट कैन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं बाय यूजिंग वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बस आप इतना याद रखें, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन उससे निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, आगे अब देखते हैं, ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब देख लेते हैं। दे लाइफ प्रोसेस रिक्वायर ओनली वाटर। यही कह रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स है वो उनको चाहिए होती हैं। ज़ाहिर वाटर है, ऑक्सीजन है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और लाइट है। ज़ाहिर फोटोसिंथेसिस करें तो ये चीज़ें उनको चाहिए होंगी। और उसके बाद एबिलिटी से कॉलोनाइज, ये कॉलोनाइज वही है, डिफरेंट जगह पर रह रहे हैं, रॉक सॉइल वगैरह में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास रेडिएशन वगैरह और जितने भी एक्सट्रीम कंडीशन है इनको सर्वाइव करने की कैपेसिटी मौजूद है। उनको साइनोबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन लो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर। ठीक है, वही बात है कि एक्सट्रीम कंडीशन है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन है तो वहाँ सर्वाइव करना आराम से कर जाते हैं बैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया की ही फॉर्म है। उसके बाद दे हैव रूबिस्को एंजाइम, एक एंजाइम है या बायोएनर्जेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। दैट हेल्प इन कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड से ये शुगर बनाने में मदद करते हैं। इसको हम डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल भी कह रहे होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में मदद करते हैं और रूबिस्को एंजाइम से होता है, या बायोएनर्जेटिक्स में कैसे होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। क्यों फिलामेंटस कह रहे हैं, हमने अभी स्ट्रक्चर देखा कुछ ऐसा था, ठीक है, कुछ ऐसे सेल थे, कुछ सिलेंड्रिकल सेल थे, कुछ बड़े सेल थे, मगर फिलामेंट के तौर पर, धागों के तौर पर मौजूद थे, तो इसको फिलामेंटस कह रहे हैं। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एलिमेंटल नाइट्रोजन, वही जो मैंने आपको बताया कि N2 की फॉर्म में जो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में मौजूद है। इन द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल हेट्रोसिस। हेट्रोसिस भी हम देख चुके हैं, तो बड़ा सेल था, ठीक है, जो बड़ा सेल थिक वॉल्ड सेल था वो हेट्रोसिस था। एंड दे आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर प्रोड्यूस बाय नॉस्टॉक। ठीक है, ये वही कह रहे हैं, एक्चुअली वही कहना चाह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया है हेट्रोसिस ने, और ये एग्जाम्पल क्या है इसकी, नॉस्टॉक जो है साइनोबैक्टीरिया की एक फॉर्म है, ये वो कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। अब यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ज़ाहिर वाटर में रह रहे हैं तो पानी को ख़राब कर देंगे, कंटामिनेट वाटर कर देंगे जो कि पीने के काबिल नहीं रहेगा। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली इनके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, मगर क्लोरोफिल जो है, जो पिगमेंट है वो मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट जो एक ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो इनके पास वो ऑर्गेनल नहीं है, वो क्लोरोफिल मौजूद है डिस्पर्स, ठीक है, जिससे क्लोरोफिल से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेते हैं। दे सिंस दे आर प्रिमिटिव वन एंड डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे यूकैरियोट सेल में, जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, ऑल तो वैसे नहीं होता, थोड़ा सा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, मगर फोटोसिंथेसिस ऑल तो परफॉर्म हो रहा होता है। दे फोर दे रिक्वायर लाइक लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्स जो है वो, जो हमारे पास सिस्टम है वो नहीं है जैसे प्लांट्स में है, तो इसी वजह से इनको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू मेंटेन सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, सेलुलर एक्टिविटीज एंड हायर एंड दे हैव हायर ग्रोथ रेट देन अदर फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि इनके पास उतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद नहीं है जैसे प्लांट में है, तो ज़ाहिर इनको कम एनर्जी चाहिए होगी, और इनका कम एनर्जी लेकर भी इनका जो ग्रोथ रेट है, फाइटोप्लैंक्टॉन एक और ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी में रहता है, उससे ग्रोथ रेट इनका ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं दे कैन ऑल्सो लिव विद इन दी ऑर्गेनिजम्स फॉर डेवलपिंग म्यूचुअलिज्म। ये हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं म्यूचुअलिज्म, वही जो मैंने आपको बैक्टीरिया की एग्जांपल दी, लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, विटामिन के बनाता है, और ये भी वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ उसको नुकसान नहीं पहुंचाकर, उसको उससे फ़ायदा लेकर, उसको फ़ायदा देकर ये म्यूचुअलिज्म के तौर पर किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ रह सकते हैं। उसके बाद इन्होंने आगे मेंशन किया कि वो क्लोरोफिल ए मौजूद होता है, क्लोरोफिल की एक टाइप है ए, वो मौजूद होता है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल क्लोरोफिल भी ज़हन में रखें तो काफ़ी है। कैरोटीनाइड्स एक्चुअली पिगमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट कलर दे रहे होते हैं, ठीक है, वो भी मौजूद होते हैं। और ब्लू पिगमेंट कॉल्ड फाइकोबिलिन, ठीक है, एक पिगमेंट होता है ब्लू जिसको फाइकोबिलिन नाम है, इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कह रहे होते हैं। जो ब्लू कलर है वो फाइकोबिलिन की वजह से आ रहा होता है। और कुछ रेड पिगमेंट में मौजूद होते हैं जिसको कहते हैं फाइको एरिथ्रिन, ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो आगे लास्ट में मेंशन है इफ़ दे हैव नॉट इवॉल्व ऑन अर्थ, तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत कम रहता है और ज़िंदगी जो है वो मुश्किल होती है इस दुनिया में।